ऐसा क्या होगा नीरज भाई? देखिए संजीव भाई, आपके पूरे हर सवाल का जवाब दूंगा, क्रमशः मैं देता चलूं। तो पहले तो इस पे हो रहा है कि अभ्यर्थियों के साथ जो पेपर लीक किया जा रहा है अभ्यर्थियों का, वह चूक है या साजिश है, पहले इस पे हम बात कर लें। फिर आपके उन हाँ बिल्कुल। सवालों का भी जवाब दूंगा जो कि क्यों युवा उनके तरफ हैं और क्यों सरकार बनाते जा रहे हैं और कब तक बनाएंगे, इस पे पूरा प्रकाश डालता हूं मैं। सबसे पहले ये देखा जाए कि जब से योगी जी की सरकार बनी है, विगत 7 सालों में लगभग 70 बार परीक्षाएं जो है पेपर लीक हो चुका है। लगभग 70 बार, एक दो बार नहीं। तो ये एक सोचने की बात है। यह विषय भी गंभीर है, बहुत गंभीर विषय इसलिए ये है कि आखिरकार 70 बार परीक्षाओं का पेपर जो लीक हो रहा है वो क्यों हो रहा है? कहीं यह प्राइवेट कंपनियों की तरफ ध्यान ले जाने की साजिश तो नहीं है? सरकारी नौकरी को खत्म करके ये प्राइवेट जो अभी विनय भाई बोल रहे थे जो संविदा वाली बात, तो ये संविदा पर देने की पूरी तैयारी तो नहीं है। इसका कुछ मैं प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। कुछ परीक्षाएं जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं थी, वो परीक्षाएं यहाँ पर स्थगित होती रही, पेपर उसके लीक होते रहे। जैसे कि 25 और 26 जुलाई 2017 में प्रदेश के 22 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें कि तकरीबन 1,20,000 आवेदकों को परीक्षा देनी थी, लेकिन पेपर लीक हो गया, मामला खत्म। इस प्रकरण में आगरा से ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से 7 लोग गिरफ्तार किए गए। उनका क्या हुआ अभी नेपथ्य में है। दूसरा, जो 2 फरवरी 18 को यूपी पीसीएल की पेपर लीक हुआ था, उसमें भी जो जेई की परीक्षा हो रही थी वो अभी निरस्त हुआ। इसमें एसटीएफ ने जौनपुर से एक बंदे को गिरफ्तार किया, उसका क्या हुआ अभी भी वो नेपथ्य में है, पर्दे के पीछे है। 3 जुलाई 18 को यूपीएसएससी की परीक्षा लीक होती है, पेपर उसका लीक हुआ, तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया। 14 विभाग में लोअर सब कोऑर्डिनेटर के पदों पर 67,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, वो भी रद्द कर दिया गया। फिर 2 सितंबर 18 को नलकूप ऑपरेटरों की भर्ती पेपर होते हैं, उसमें भी 11 लोगों को पकड़ा गया, पेपर निरस्त हो गया। फिर अगस्त 21 में हुआ था यूपीएसएससी पेट की परीक्षा हुई, वह भी सीसीटीवी के निगरानी में हो रही थी, वह भी निरस्त हुआ। फिर 28 नवंबर 21 को यूपी टीईटी की पेपर लीक हुआ, इसमें भी क्या हुआ, फिर 23 जनवरी को 2022 में किया गया था। ऐसे ही देखा जाए तो लगभग तकरीबन 70 पेपर लीक हुए। आखिरकार इस पे सरकार का रुख और रवैया ऐसा ढुलमुल क्यों है कि हर बार पेपर लीक होता है, हर बार पेपर परीक्षाएं निरस्त होती हैं? तो क्या मतलब कि जो परीक्षार्थी अभ्यर्थी हैं समय के साथ साथ वो ओवरेज भी होते हैं, उनकी उम्र भी निकलती है। अगर यह प्रावधान दिया जाए कि जिसकी परीक्षाएं निरस्त होती है, आपको भी पता है किसी का 1 महीना, किसी का 2 महीना, किसी का 10 दिन, मतलब ऐसे उम्र होते हैं, एक बार निरस्त हुआ आगे पेपर जाता है तो परीक्षाएं खत्म हो जाती है, उनका उम्र खत्म हो जाता है। अगर इस पे सुविधा देते हैं कि जिनका आगे निकल गया उनको समय का दिया जाए आगे भी करने के लिए, तो पीछे से जो जनरेशन है वो ज्यादा से ज्यादा आते हैं। इस पर ढुलमुल रवैया यही करने हो रहा है कि आज हर विभाग में सरकार जो है प्राइवेट की तरफ जा रही है। तो प्राइवेट में जा रही है तो उसको कम खर्चे में बढ़िया सर्विस मिल जा रही है, और इन सर्विस की वजह से कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों पे आफत आ रही है। लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं जिनको कि अभी सरकार अपने हिसाब से करवाना चाह रही है, और शुरू में ही आपने कह भी दिया था कि आखिरकार इतने पद खाली हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में खाली है, हर प्रदेश में खाली है। उसका एक अभी आपने देखा भी बिहार में भी कि तेजस्वी ने कितना जल्दी जल्दी शिक्षकों की भर्ती भी किया, और पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मतलब जल्द से जल्द भर्ती निकालकर नौकरी देने का काम करी थी सरकार ने। ये तो हो गया इस पे कि साजिश करी जा रही है, चूक तो नहीं है ये, इस चीज को आप मान के चलिए। इस टेक्नोलॉजी के युग में अगर पेपर सॉल्वर जो है इसमें से कमी निकाल सकता है, तो इनके पास तो पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत पूरी व्यवस्था है इनकी, उस व्यवस्था को फेलियर क्यों होने दिया जा रहा है, यह प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, आपने पूछा कि आखिरकार वजह क्या है कि युवा बीजेपी को ही वोट करते जा रहे हैं। उसका वजह यह है बीजेपी को वोट करते जा रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा ही जो एक माइंड गेम खेला जाता है कि देश के अंदर विपक्ष तो है ही नहीं, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि जब 2014 में केंद्र की सरकार बनी थी, उस समय हुआ क्या था कि 10 साल तक एक न बोलने वाला प्रधानमंत्री देश ने पाया, और विगत 30 सालों में
पूर्ण बहुमत की कोई सरकार नहीं बनी थी। और संयोग देखिए कि देश के अंदर 70% युवा थे, जो कि हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर भाषणों में बोला था उस समय 2014 वाले में। उसके बाद युवाओं को किनारे करने शुरू कर दिए। अब हुआ क्या कि 18 से 25 साल तक के युवा थे, उन युवाओं को इस कोरा कागज मिला था, दिमाग पे जो लिखा गया वो लिख दिया गया। 5 साल बीत गया, युवा अपना लगे रहे, भाजपा भाजपा करते रहे। यह दूसरा टर्म भी चला केंद्र में इनका, जहां पर सरकारें इनकी बनती गई, जहां पर समझते गए वहां पर हटते गए। लेकिन जहां पर नहीं समझे, क्यों नहीं समझे, 18 से 10 साल बाद अगर जोड़िए तो 28 साल का युवा है। वर्तमान सामाजिक परिवेश को देखा जाए तो इस समय अभी बच्चे पढ़ाई ही कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी शादी विवाह उनका नहीं हो पाया है, तो जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए भक्ति में लीन है। जो 25 साल के थे वो 35 साल के हो गए। आज के फिर सामाजिक परिवेश को देखते हुए उनके भी शादी वादी हो चुकी है, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां पूर्ण रूप से उनके ऊपर विराजमान नहीं हो पाई है। लेकिन अब धीरे धीरे ये जो हश्र दिख रहा है वो वही समय चल रहा है कि 2004 से 9 तक की यूपीए की सरकार बेहतरीन पोजीशन में रही। 2009 से 14 आते आते 12 के बाद से यूपीए की सरकार का क्या हश्र हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जैसी एक सुनियोजित व्यवस्था को लेकर चलकर और देश की जनता और युवाओं को दिग्भ्रमित करके सत्ता पाने वाली सरकार बन गई। तो अब ये धीरे धीरे जितना विपक्ष को आप किनारे किए कि विपक्ष तो है ही नहीं, यही ऐसी घटनाएं घटती हैं तो तुरंत ये विपक्ष को बीच में ले आते हैं कि विपक्ष हमें करने नहीं दे रहा, विपक्ष हमें उकसा रहा है। अभी हमारे छोटे भाई बोले जा रहे थे, अविरल भी बोले हैं किसान आंदोलन को लेकर। ये लोग भूल जाते हैं कि मार्च 13 में क्या बोले थे, राजनाथ सिंह जी बोले थे कि अगर जंतर मंतर पे कि देश का एक किसान अगर धरनारत होता है तो पूरे देश का किसान माना जाना चाहिए। और आज तो यहाँ पर देखिए कि 14,000 इनके ही गिनती के हिसाब से 14,000 किसान बैठे हुए हैं, फिर भी उसको खालिस्तानी, पंजाबी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न किसानों में और क्षेत्रवाद में ये बांट रहे हैं। ये वही क्षेत्रवाद कर रहे हैं कि आजादी के बाद से पहली बार हुआ। नीरज भाई मेरा मूल सवाल ये है कि सचमुच में परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है, सामने दृश्य यही दिखाई दे रहा है, बावजूद इसके क्या उन युवाओं को ये बातें समझ में नहीं आ रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को लगातार रिपीट कर रही है, आगे भी मजबूत करने का प्रयास कर रही है और सरकार इतनी निश्चिंत है कि वो कह रही है कि इस बार तो 400 पार हम कर रहे हैं। तो क्या सचमुच में युवाओं को अपने भविष्य की चिंता नहीं है? ये कौन युवा है, ये कैसे युवा है वो? क्या सचमुच में उनकी मति मारी गई है? वो आज खड़े हैं सरकार के विरोध में, तन के खड़े हैं और बटन दबाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बटन दबा रहे हैं। तो यदि वो त्रस्त है तो सरकार से निजात पाते वो। युवाओं के यदि गार्जियन त्रस्त है, हमें अपने बच्चों की चिंता है और हमारे बच्चे इस तरह से यदि दर दर ठोकर खाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं तो हमें उन बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए। किसी के गार्जियन खड़े होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, गार्जियन को लग रहा है कि नहीं ये उनकी अपनी समस्याएं हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि क्या सचमुच में ये निश्चिंत है या इन्हें किसी, जो मैं बार बार कहता हूं कि छद्म राष्ट्रवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण की ट्रैप में ये फंस चुके हैं आज के युवा, जो एक तरफ ऐसे युवा हैं और दूसरी तरफ जो अपने भविष्य की तलाश कर रहे हैं वो सड़कों पर दर दर ठोकर खा रहे हैं। युवा कहीं के नहीं है, इनकी सोचने वाला कोई नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। जी एकदम आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। हमारे जो जन्म से पहले की बात है, आपका तो जन्म हो चुका होता लेकिन अभी विधिवत आप नहीं रहे होंगे, उस समय देश ने जेपी आंदोलन को भी देखा है, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन देश ने देखा है। लेकिन अभी उसके पीछे की कहानी क्या है कि वही आंदोलन है जो एक सूखी रोटी के लिए हुआ था, गुजरात से उठा आंदोलन, वो आंदोलन बंगाल तक जाता है और देश का वो पहला आंदोलन रहा कि जो 70 साल से ऊपर के एक बुजुर्ग ने इस देश के छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व किया। लेकिन वह आंदोलन शुरुआत कौन किया था? अभी आपने बात बोला है कि हम अपने बच्चों को, तो गार्जियन ही शुरू किए थे उस आंदोलन को। मेस में रोटी देने, खाना देने की जो गलतियां हो रही थी कि खराब खाना दिया जा रहा था, तो बच्चे आवाज नहीं उठा पा रहे थे, उनके गार्जियनों ने आवाज उठाया, पेरेंट्स ने आवाज उठाया और वह आवाज इतना भारी हुआ था कि विश्व के नामचीन आंदोलनों में उस आंदोलन की गिनती होती है। तो आज भी देश उसी हालात से गुजर रहा है। यहाँ पर ये मैं नहीं कहूंगा, इतनी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया कि जब हमारे देश का एक अगुआ कहता है कि इंटरनेट इतना सस्ता है कि आप फेसबुक पे रील बनाओ। अब देख लीजिए, यहाँ पर बौद्धिक क्षमता बढ़ाने की बात नहीं हो रही है, मानसिक विकलांग बनाने की बात हो रही है कि आप रहो लेकिन हमसे सवाल न पूछो। और बार बार जो सरकार
की बात रिपीट हो रही है। आप देख रहे हैं कि देश में हर जगहों से उठ रही है आवाज। क्या आवाज उठ रही है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ परेशानियां हैं जो सरकार रिपीट हो रही है और तथ्यों से सरकार भाग रही है, और युवाओं को, युवा शक्ति और सज्जन शक्तियों की उदासीनता का ही परिणाम होता है। चाणक्य ने कहा है कि हमारे यहाँ सत्ता में अयोग्य व्यक्ति मौजूद रहते हैं। युवाओं को किधर ले जाया जा रहा है? जो ही युवा आवाज उठा रहा है अपने अधिकार के लिए, अपने हक और हकूक के लिए, तो उस पर भी ब्रेक लगा दिया गया कि देश में हर जगह देखा जाए, यूपी में भी देखा जाए तो छात्र संघ को भंग कर दिया गया। छात्र संघ का कहीं चुनाव ही नहीं हो रहा है। छात्र संघ जो होती है राजनीति की नर्सरी होती है, और उससे केवल राजनीति करना ही नहीं सीखता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी छात्र सीखता है। और जिस समाज में वो रहता है उस समाज में अन्य सामाजिक मुद्दों को भी उठाता है और उसके लिए लड़ने के लिए अपने जैसे एक हजारों हजार लाखों लाख की टीम को लेके चलता है। अच्छा वक्ता होता है, बुद्धिमान होता है, हर तरह की परिस्थितियों में इससे लड़ने में क्षमतावान होता है। लेकिन आप बताइए इस समय क्या छात्र राजनीति चल रही है? सामाजिक गतिविधियों में जो लिप्त हो रहा है, जो सवाल पूछ रहा है। जी जी, सवालों की बौछार बहुत ज्यादा हो गई और डॉक्टर रविरल हम लोगों के साथ में है।